हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम के ऊपर। तो ये हमारे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट के यूनिट 1 का टॉपिक है। तो बेसिकली इस सब्जेक्ट में हमने तीन चीजों के ऊपर पढ़ना होता है। कौन कौन से? एनाटॉमी के ऊपर पढ़ना है, फिजियोलॉजी के ऊपर पढ़ना है और पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर पढ़ना है। तो जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि इसके डेफिनेशंस क्या है, इसके स्कोप्स क्या है। तो वैसे मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा इंट्रो देता हूँ। जो एनाटॉमी है, इसके अंदर हमने बेसिकली पढ़ना है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और कौन कौन सी बॉडी पार्ट होते हैं और वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली क्या क्या प्रेजेंट है और कहाँ पे प्रेजेंट है, यही बस पता करना है हमने एनाटॉमी में। ठीक है, यही पढ़ना है उसमें। और फिजियोलॉजी के अंदर हमने पढ़ना है कि उन ऑर्गन्स का, उन बॉडी पार्ट्स का क्या फंक्शन है। ठीक है, कि जैसे हार्ट क्या करता है, हार्ट हमारा ब्लड पंप आउट करता है। किडनी क्या करता है, ब्लड को फिल्टर आउट करता है ना। ये हमने बस फंक्शंस पढ़ने हैं फिजियोलॉजी में। ठीक है। और पैथोफिजियोलॉजी में हमने पढ़ना है कि कोई डिसीज कैसे होती है, उस डिसीज का कारण क्या होता है, कैसे होती है, उसका कोज क्या होता है, किस कारण से होती है, उसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो हम ये पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। ठीक है। जैसे टीबी हो गया, टीबी हमारे को पता है एक एयरबोर्न डिसीज है, जो हमारे किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू किसी हेल्थी पर्सन को हो सकता है, थ्रू स्नीजिंग कफिंग, है ना। वो एयर में ट्रैवल करते हैं। जो माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो अपनी स्पीसीज है बैक्टीरिया की, वो एयरबोर्न डिसीज, इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि ये जो स्पीसीज है एयर में ट्रैवल करती है। मतलब कोई पर्सन जिसको इन्फेक्टेड है, मतलब कि ऑलरेडी जिसको टीबी हुआ है, अगर उसने स्नीज किया, कफ किया, तो उसके उसके अंदर से जो ये बैक्टीरिया है वो एयर के थ्रू ट्रैवल होकर किसी हेल्थी पर्सन को भी हो सकते हैं जो उसके पास में खड़ा है। तो बेसिकली इसके लिए हम इसको एयरबोर्न डिसीज कहते हैं। तो इसके कारण क्या है, हमें पता है कि जैसे ये कुछ मतलब कि इन्फेक्टेड वाटर पर पीने से भी हो सकता है, या फिर थ्रू स्नीजिंग कफिंग हो सकता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू, है ना। या फिर ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो हमें पता है कि जैसे कि ये हमारे पहले लंग्स को अफेक्ट करता है, मतलब कि लंग्स में एंटर करता है। वहाँ पे एक स्टिकी टाइप मटेरियल बनाता है जहाँ पे लेजेंस जिसको कहते हैं, वहाँ पे वो फिर स्प्रेड आउट होने लगता है पूरे लंग्स में। फिर वो लंग्स को खराब करता है, फिर किडनी को खराब करेगा, फिर स्प्लीन को खराब करेगा। ऐसे पूरी बॉडी में पूरा स्प्रेड आउट होता है ना, हमारा जो टीबी में होता है। तो बेसिकली इसको हम क्या ट्रीट करते हैं, इसको हम जैसे बहुत सारे डिसी अपने ड्रग्स देते हैं, जैसे रिफेम्पिसिन वगैरह। आपने शायद नहीं पढ़े होंगे, आप फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे। रिफेम्पिसिन देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, है ना। अपनी आइसोनाइजिड देते हैं, पैराजिनामाइड देते हैं। ये सब हमारी ड्रग्स होते हैं जो हम टीबी में देते हैं। तो अब हम थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं कि हमने इसमें पढ़ना क्या है। देखो, जैसे आपको कोई भी पता है कि कोई भी, जैसे हमारा घर ही है, वो घर कैसे बना हुआ है। घर एकदम से तो नहीं हमें आया सीधा लैंटर डाल दिया। पहले हमें पता है, पहले नींव रखी गई होगी घर की, है ना। नींव रखी गई, फिर उसके ऊपर हमारा नींव भरती या मिट्टी उसमें डालते हैं नींव भरने के लिए, है ना। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा लैंटर डालते हैं हर एक वॉल पे, नींव में भी। फिर नींव के ऊपर हम वॉल्स उठाते हैं। वॉल्स के बाद 7 फुट पे एक और लेंटर डालते हैं जिसको हम डीएमसी कहते हैं। फिर उसके ऊपर फिर थोड़ी सी वॉल उठाते हैं, फिर लेंटर डालते हैं, है ना। फिर प्लस्तर करते हैं। तो ये एक पूरा घर कंप्लीट होने में कितने लेवल्स हैं, मतलब कि आप समझिए। जो लेवल 1 हमारा न्यू हो गया, लेवल 2 हो गया उसके अंदर मिट्टी भरना, लेवल 3 हो गया उसके ऊपर उठाना, लेवल 4 हो गया 7 फुट पे लेंटर डालना, लेवल 5 हो गया लेंटर डालना, लेवल 6 हो गया प्लस्तर करना, लेवल 7 हो गया अपना घर में पेंट वगैरह होना। ठीक है। तो जैसे एक पूरे घर को कंप्लीट होने में जैसे उसके लेवल्स हैं कि इस लेवल को पार करोगे अगले लेवल पे पहुंचोगे। तो वैसे ही एक आप समझो कि जो ह्यूमन बॉडी है, वो ऐसे नहीं एकदम से ह्यूमन बॉडी बन जाती। उसमें भी लेवल्स होते हैं कि पहले हमारे सेल्स बनते हैं, सेल्स से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से अपने ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से अपने ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम से एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनता है। तो बेसिकली हमने यही पढ़ा है लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की। एक ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो उसकी स्ट्रक्चर है, उसके क्या लेवल्स होते हैं। जैसे पहले सेल बनेगा, टिश्यू बनेगा, ठीक है। उसी के बारे में हमने पढ़ना है। बेसिकली हमारे 6 लेवल होते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। और हमने बॉडी सिस्टम के ऊपर पढ़ना है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर 11 बॉडी सिस्टम होते हैं जो पूरा हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। कैसे? देखो, जैसे हम रिस्पायरेशन, मतलब हम जैसे सांस ले रहे हैं, स्पायरेशन, रिस्पायरेशन मतलब क्या होता है। स्पायरेशन मतलब होता है किसी चीज को सांस लेना, और रिस्पायरेशन मतलब बार बार लेना। ठीक है। तो जो हमारा रिस्पायरेशन है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, रिस्पायरेटरी सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। जब हम खाना खाते हैं, हमारा खाना पचता है, डाइजेस्ट होता है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहा है। हमारे बॉडी ब्लड पंप आउट कौन कर रहा है, हार्ट कर रहा है। तो उस हार्ट अकेले नहीं करता, हार्ट प्लस ब्लड वेसल होते हैं, दोनों कंबाइन करके हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनता है। वो हमारी बॉडी में ब्लड पंप आउट करता है। जैसे हार्ट अपना ब्लड पंप करेगा, तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हर एक ऑर्गन्स को ब्लड पहुंचाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में दो चीजें आती हैं, कार्डियो मीन्स हार्ट, वास्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स। तो पूरे हमारी बॉडी को ब्लड पहुंचाते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के थ्रू। ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर 11 सिस्टम होते हैं, एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। तो पहले हम अपना थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं, अपना लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है।
The human body is organized and made up of many small and large structures. These structures are arranged in different levels, starting from the smallest chemical substance and ending up with the complete human body. Each level is more complex than the previous one and they depend upon its proper function. मतलब यही बोल रहा है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो ऑर्गेनाइज मतलब कि बनी हुई है छोटे से बड़े स्ट्रक्चर के थ्रू मतलब कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर छोटे और बड़े स्ट्रक्चर को मिलाकर एक ह्यूमन बॉडी बनी है। जैसे आप ईयर्स देख लो, ये छोटे हैं, अपने लेग्स देख लो वो बड़े हैं, है ना? तो स्ट्रक्चर को कंबाइन कंबाइन करके एक पूरी ह्यूमन बॉडी बनी हुई है, ठीक है? और जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कैसे बनी हुई है? ये हमारे छोटे मॉलिक्यूल के छोटे सबसे छोटे केमिकल सब्सटेंस लेके मतलब कि समझो कि छोटे केमिकल सब्सटेंस से बन बनकर एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनी है। जैसे मतलब कि जो जितने भी स्ट्रक्चर्स है हमारे वो एक सेल से बनी है। सेल्स इकट्ठे होकर टिश्यू बने, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम पूरा ऐसे कर करके पूरी एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनी है। इस लाइन का ये मतलब है, ठीक है? ईच लेवल इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रीवियस वन, कि ये कह रहे हैं कि जो भी जैसे हमारा जो सेल है उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा हमारा टिश्यू। अब टिश्यू से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा ऑर्गन, ऑर्गन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा हमारा ऑर्गन सिस्टम। तो ये बोल रहे हैं जो भी हमारा लेवल है उससे अगला लेवल उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ना? जैसे सेल से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा हमारा टिश्यू। अब बोल रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? Studying the level of structure organization help us to understand how the human body is built and how different parts work together. It also helps in understanding normal body functions and disease. तो ये बोल रहा है कि इन स्ट्रक्चर मतलब इन लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने से हमें पता लगता है कि कैसे कि ह्यूमन की बॉडी बनी हुई है, कौन कौन से डिफरेंट पार्ट से बनी है और उन डिफरेंट पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम है, ठीक है? और तो हमारे को ये भी बता दिया है कि जैसे कोई डिसीज होती है तो कैसे होती है। जैसे आपको पता है डिसीज हमें कैसे पता लगेगा कि कोई हमें कोई डिसीज है। देखो, जैसे किसी को अस्थमा होता है तो हमें क्या उसके मतलब क्या साइन सिम्टम्स होते हैं कि वो तेज तेज सांस लेता है, उसको सांस नहीं आती, उसकी चेस्ट में पेन होती है ना? देखो जैसे हमें पता है नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ह्यूमन एक आध सांस लेता है तो पता नहीं लगता, है ना? आराम से नॉर्मली ना सांस लेता है, उसको कोई चेस्ट पेन नहीं होती। बट किसी को अस्थमा होता है तो उसका हमें सिम्टम्स देखे पता लग जाते हैं। अब उसको भी छोड़ो, आप समझो किसी का फीवर है तो हमें कैसे पता लगता है किसको फीवर है? जैसे हमें पता है हमारा जो नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो 98.4 होता है ना? तो जब हमारे को फीवर होता है तो उससे ऊपर होता है। तो जैसे हमारे को पहले नॉर्मल कंडीशन के बारे में पता होता है ना, तभी तो हम उसको कंपेयर करते हैं अपनी कोई वर्स्ट कंडीशन के साथ। तब हम कंपेयर करके पता लगता है कि हाँ, ये हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शन नहीं है। जैसे हमारा जो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है 98.4, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो हमें पता लग जाएगा ये हमारा कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर नहीं है, तो हमारे को फीवर है ना? वही कहते हैं कि हमारे को ऑल्सो हमारे को हेल्प करता है हमारे को नॉर्मल बॉडी फंक्शन को पता करने में और डिसीज़ की। अगर हमारी जो बॉडी की नॉर्मल बॉडी फंक्शन नहीं होंगे तो ऑब्वियसली हमारी कोई डिसीज़ है। जैसे अब आप समझो, अब कोई अपना जो हार्ट अटैक आता है, क्यों आता है? उसके पीछे 2-3 रीज़न्स होते हैं। या फिर उसकी जो हार्ट की मसल्स है वो काम नहीं कर रही जिसकी वजह से वो ब्लड को पंप आउट नहीं कर पा रहा। या फिर जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो नैरोइंग हो गए हैं, उसके अंदर कोई अपनी आर्थरोस्क्लेरोसिस प्लाक बन गया है, ठीक है? ये हमारा एक समझ लो एक क्लॉट टाइप होता है जो ब्लड वेसल्स के अंदर बन जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई रुक जाता है हमारे ऑर्गन्स को जाना, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन फेलियर वगैरह होते हैं, है ना? तो ये कुछ रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे को हार्ट अटैक आ सकता है। तो देखो हमारे को पता है नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है कि नॉर्मल पर्सन में क्या होता है ये सब चीज़ें नहीं होती, तो उसको हार्ट अटैक नहीं आता। बट जिस पर्सन को हार्ट अटैक होता है तो ये सब हमारे कुछ रीज़न्स होती हैं। तो बेसिकली हमारे को डिसीज़ में पता करने के भी ये हेल्प करता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं एक-एक लेवल करके कौन-कौन से 6 लेवल हैं। तो पहला लेवल आता है हमारा केमिकल लेवल, ठीक है? यहाँ से हमारा एक्चुअल में टॉपिक शुरू है। The chemical level is the smallest and simplest level of structure in organizations. It consists of atoms that combine to form molecules. मतलब यही उसमें बेसिक बोल रहा है, एटम से हमारे मोलेक्युल्स बने पड़े, मतलब कि जितने भी एटम्स हैं उनको मिला के हमारे मोलेक्युल्स बने। आपको पता ही होगा, जैसे फिफ्थ की सिक्स में थ्योरी आ गई थी हमारी, एटम से मोलेक्युल बने हुए हैं। जैसे हमारे एटम्स कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब हमारे क्या बनाते हैं, ये मोलेक्युल्स बनाते हैं। अब ये मोलेक्युल्स का अलग फंक्शन है। वाटर हमारे को हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है। ग्लूकोज हमारे को एटीपीज जनरेट करता है। एटीपीज क्या होता है, उसको एनर्जी बोलते हैं। कोई भी काम करने के लिए हमारे को एटीपीज की नीड होती है, ठीक है? अब ग्लूकोज हमारे एटीपीज कैसे बनाता है? देखो हमारे बॉडी में बहुत सारे पाथवेज होते हैं जिसके थ्रू ग्लूकोज को यूटिलाइज करके एज अ प्रिकर्सर उसको यूज करके हम एटीपीज जनरेट करते हैं। उस पाथवे का नाम हो गया ग्लाइकोलिसिस पाथवे हो गया, सिट्रिक एसिड पाथवे हो गया, या फिर अपना ईटीसी चेन पाथ हो गया। बहुत सारे पाथवेज होते हैं जिसके थ्रू एटीपीज जनरेट होते हैं। प्रोटीन्स आपको पता ही है क्या होता है। प्रोटीन्स हमारे को कितना नेसेसरी होता है ना? हमारे प्रोटीन से ही अपना डीएनए वगैरह में प्रोटीन वगैरह, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है ना? लिपिड्स का होता है, ये हमारे को एनर्जी देता है इन स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब जब हमने कभी फास्टिंग की हो, जब हमारे को इन केस ऑफ माल न्यूट्रिशन, हमारे को न्यूट्रिशन से नहीं मिल रहा है, इन हमारे को खाना नहीं मिल रहा, हमारे को अन्न पानी नहीं मिल रहा, तब हमारे जो लिपिड्स हैं वो मेटाबोलाइज होके एटीपी जनरेट करते हैं। वो उस प्रोसेस को उस पाथवे वो उस प्रोसेस को आप कह सकते हो कीटोजेनेसिस। वो पाथवे होते हैं जिसके थ्रू हमारे लिपिड्स यूज होके अपने एटीपी बनाते हैं, ठीक है? डीएनए हमारे जेनेटिक मटेरियल है, इसके ऊपर तो बता नहीं सकता, ये तो आपको पता ही होगा, है ना?
अब सेकंड लेवल आता है सेलुलर लेवल। द सेलुलर लेवल कंसिस्ट ऑफ सेल्स व्हिच आर स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ बॉडी। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। सेल परफॉर्म ऑल एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो हमारे जितने भी जो सेल्स हैं वो किससे बने हुए हैं, अपने मोलेक्युल से। जो हमारे सारे मोलेक्युल्स इकट्ठे होके हमारे सेल बनाते हैं, और सेल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता ही है। सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसको हम जो आपको अभी आपने नोटिस किया है, सेल को हम बेसिक यूनिट एंड स्ट्रक्चर, मतलब कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं उसको, मतलब उसको बेसिक स्ट्रक्चर और यूनिट क्यों कहते हैं। देखो, बेसिक स्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल्स ही इकट्ठे होकर हमारे टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू इकट्ठे होकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन्स इकट्ठे होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और सभी ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे होकर हमारा ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। तो इसलिए हम सेल को एज अ न्यू कह सकते हैं, कि इसलिए हम इसको बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं जो हमारी बॉडी को एक शेप देता है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं इसका फंक्शन, इसको यूनिट फंक्शनल क्यों कहते हैं, कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो सेल है वो बहुत फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे आपको अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि सेल के क्या-क्या फंक्शन होते हैं। बस अभी इतना याद रखो, जो सेल के अंदर ना हमारे ना न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए, आपको पता ही होगा। या फिर सेल के अंदर एक साइटोप्लाज्म होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, और उन ऑर्गेनेल्स का अलग-अलग काम होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो एटीपी जनरेट करता है ना? वो जैसे अपना राइबोसोम होता है, वो अपना प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस पे भी मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो, है ना? उसके बाद अपने और भी बहुत सारे होते हैं अपने, जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, अपने लाइसोसोम्स वगैरह होंगे, सुसाइडल बॉक्स जिसे कहते हैं, है ना? बहुत सारे होते हैं ऑर्गेनेल्स जिनके अलग-अलग फंक्शन होते हैं, ठीक है? ये कुछ उसके स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, सेल मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। इतना आप रीड कर लेना, इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये सब डिटेल में बताना ही है ऑलरेडी, ठीक है? इसको आप रीड करोगे, आपको समझ लग जाएगा, ठीक है? उसके फंक्शन देख सकते हो, प्रोड्यूस एनर्जी, सिंथेसाइज प्रोटीन, हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर, ठीक है? टिश्यू लेवल, अब मतलब कि अभी टिश्यू लेवल क्या होता है, देखो। और टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट work together to perform a specific function. Cell is with the same structure and function combined to form a tissue. मतलब कि जो जो सेल्स जो जिनका सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन है, वो कंबाइन होकर अपने टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। और जो हमारे टिश्यूज रहते हैं वो उनका अलग अलग फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे अब देखो, जो हमारा ब्लड है, वो जो ब्लड है हमारा एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। अब जो टिश्यू है फोर टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ठीक है। अब जो ये टिश्यू है इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे समझो जो हमारा ब्लड है वो एक टिश्यू है, उसको हम कनेक्टिव टिश्यू कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। अब जो ये मैंने आपको जो चार कैटेगरीज बताई ना, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, इनके भी बहुत सारे आगे फर्दर कैटेगरीज होते हैं। लाइक एपिथेलियल टिश्यू हमारा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू भी होता है, एक स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू भी होता है, अपना कोलुमिनर भी होता है, ठीक है, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो जैसे मस्कुलर टिश्यू का है, ये हमारे स्केलेटल मसल टिश्यू होता है, स्केलेटल मसल होता है, कार्डिक मसल होता है, एक स्मूथ मसल होता है, ठीक है। ऐसे हमारे बहुत सारे इनके भी आगे टाइप्स होती हैं। तो बेसिकली याद रखो आप इतना, जो हमारा ब्लड है वो भी हमारा एक टिश्यू है जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो उसको हम टिश्यू किससे बना हुआ है, टिश्यू बना है सेल से, है ना? सेल्स आपस में कंबाइन होकर बना रहे हैं टिश्यू। अब ध्यान से आप देखो, जो ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर आरबीसी होता है जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल, उसके अंदर डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल। तो आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ब्लड। ब्लड में हमारे चार कंपोनेंट होते हैं, अगर पता हो आपको, वैसे दो होते हैं, प्लाज्मा और एक सेल्स है। प्लाज्मा होता है अपना जिसके अंदर एल्ब्यूमिन वगैरह होते हैं, है ना, ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, और एक होता है सेल्स। सेल्स में हमारे आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। अब जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उसके अंदर भी बहुत सारे अपने टाइप्स होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स, फिर उसके अंदर भी हमारे न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। आप जितना डीप में जाओगे उतना डीप में जाओगे, ठीक है। तो इतना ही याद रखो, हमारे सेल से टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। ये ऑर्गन लेवल का होता है। अब हमारे जितने भी टिश्यूज हैं, ये अपने देखो यहाँ पे लिखा है, एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब दो और दो से ज्यादा तरह के अपने टिश्यू आपस में जुड़ के बनाते हैं हमारे एक स्पेसिफिक ऑर्गन, जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे अब हार्ट है, अब हार्ट है हमारे बहुत सारे टिश्यू से बना हुआ है। जैसे हमारे यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल में, हार्ट इज मेड अप ऑफ मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। बट जो हार्ट के अंदर मोस्टली हमारे मसल टिश्यू होता है, और मसल टिश्यू में भी हमारा सबसे ज्यादा इसमें के अंदर कार्डिक मसल होता है। क्योंकि जो हमारा कार्डिक मसल, जैसे हमारा जो मायोकार्डियम होता है ना, जो हार्ट में जो मायोकार्डियम लेवल होता है, वो हमारा मसल टिश्यू में बना होता है। वही हमारे को कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ब्लड पंप आउट होता है हार्ट से, ठीक है। तो बेसिकली उसका जैसा हमें बताया, हार्ट का क्या फंक्शन है, हमारा पंपिंग में फंक्शन होता है उसका, है ना। तो ये सब टिश्यू से बना हुआ है। हमारा ऑर्गन बदल गया, ऑर्गन लेवल में क्या होता है, जब टिश्यू आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं ऑर्गन, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन लेवल, ठीक है। अब ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, जब सभी ऑर्गन्स आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, जिसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। An organ system is a group of organs that works together to perform a major function of body. No organs works alone, each depend on other organs. ये बोल रहा है हर एक organ अकेले काम नहीं कर सकता, वो एक किसी ना किसी पे डिपेंड करता है। अब जैसे देखो, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में समझो, जो हार्ट है अकेले सभी organs को
ब्लड नहीं पहुँचाता। जो हमारा हार्ट है, ये हमारे चेस्ट के आस-पास प्रेज़ेंट होता है, जैसे मेडिस्टल पार्ट में प्रेज़ेंट होता है। अब देखो वहाँ से वो टोज़ को कैसे, जो टोज़ है हमारी लेग की, वहाँ पे वो कैसे ब्लड सप्लाई करेगा? वो सप्लाई करेगा विद द हेल्प ऑफ अपने ब्लड वेसल्स के, ठीक है? और ब्लड वेसल्स के हेल्प से वो वहाँ पे ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है? वहाँ पे ब्लड पहुँचाएगा। तो उसको भी ज़रूरत पड़ेगी ब्लड वेसल को। तो इसलिए तो हम कहते हैं उसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। मीन्स कार्डियो मीन्स हार्ट, वेस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स, ठीक है? ये दोनों आपस में मिलके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बनाते हैं, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर हमारे माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, पैनक्रियास सभी मिलके एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अब देखो, अब जब खाना खा रहे हो, वो डायरेक्टली सीधा डाइजेस्ट नहीं हो जा रहा। आप पहले खाना खा रहे हो माउथ से, जो टीथ है वो आपको च्यू करने में हेल्प करे, जो सलाइवा है वो भी आपको थोड़ा-सा उसको मतलब ऐसा कह लो कि उसको भी डिसइंटीग्रेट करने में हेल्प करते हैं, उसको तोड़ने में हेल्प करते हैं फूड को। सलाइवा के अंदर हमारा एंजाइम होता है अमाइलेज, आप आगे पढ़ोगे फार्माकोलॉजी में, वो अमाइलेज होता है। जो हमारे को हेल्प करता है थोड़े उनकी डिसइंटीग्रेशन वगैरह करने में। फिर वो फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक के अंदर हमारे स्मूथ मसल के अंदर हमारे पेटाइट सेल्स होते हैं, वहाँ पे एचसीएल प्रेज़ेंट होता है, जो उनकी पूरी डिसइंटीग्रेशन कर देता है। उसके अंदर हमारे जो पैनक्रियाज़ अपनी गैस्ट्रिन वगैरह, पेप्सिन वगैरह भी रिलीज़ करते हैं, वो भी हमारे को डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट होते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस है, तो आप इतना ही समझो, सभी ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जो हमारा फंक्शन परफॉर्म करते हैं कोई भी, ठीक है? अब ऑर्गेनिज्म लेवल वही है कि सभी ऑर्गन सिस्टम से मिलके एक कंप्लीट ऑर्गन बनाते हैं, एक ह्यूमन बनाते हैं, सॉरी, ठीक है? सभी ऑर्गन सिस्टम मिलके एक कंप्लीट ह्यूमन बनाते हैं। जैसे हमारे एक ह्यूमन बॉडी में 11 ऑर्गन सिस्टम होते हैं। कितने होते हैं? 11 ऑर्गन सिस्टम। मतलब 11 ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ह्यूमन बॉडी बना रहे हैं। अब बात करते हैं कौन-कौन सी 11 सिस्टम है। यही यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है, बॉडी सिस्टम, ठीक है? हमारा पहला आता है इंटीगुमेंटरी सिस्टम। इंटीगुमेंटरी सिस्टम क्या होता है? ये वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग करता है। मतलब कि the integumentary system is the outer covering of the human body. It is the largest organs and protect the body from external environment, injury, infection. यही है कि हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन सिस्टम है, जैसे इसमें हमारे कौन-कौन से ऑर्गन्स आते हैं, स्किन आता है, हेयर आता है, नेल्स आता है, स्वेट ग्लैंड्स आते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। अब तो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। स्किन क्या करता है? हमारे को प्रोटेक्ट करता है, हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, इंजरी इन्फेक्शन से बचाता है। हेयर क्या है? हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, डस्ट वगैरह से नहीं अंदर जाने देता है। और ऑल्सो हमारे को टचिंग, मतलब कि जब सेंसिंग एंड टचिंग, मतलब कि समझो, जब हमारे को कोई टच करता है, हमारे को कैसे फील होता है? ये हमारे को समझो कि हमारे नर्व्स इम्पल्स जाते हैं ब्रेन को, वंस ब्रेन से हमारे को बताता है कि हाँ, किसी ने हमें टच किया है। तो बेसिकली हमारे हेयर्स भी इसमें अपना पार्ट इन्वॉल्व करते हैं। मतलब कि हेयर्स की भी इन्वॉल्वमेंट होती है इसके अंदर, ठीक है? अब नेल्स है, ये हमारे टिप्स, फिंगर्स के टिप्स को बचाता है, ठीक है? टोज़ को बचाता है। अब जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं, ये स्वेट को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि हमारे स्वेट है, पसीना निकालते हैं, जो हमारे को हेल्प करते हैं कूलिंग, बॉडी की कूलिंग में, ठीक है? और हमारे को वेस्ट भी रिमूव करने में हेल्प करते हैं। अब आपको पता होगा, जैसे हम कोई मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन अकेले बस यूरिन और फीसेस के थ्रू नहीं निकलती है, वो बहुत चीज़ों, मतलब कि बहुत रूट से निकलती है। जैसे हमारे स्पर्म के थ्रू भी निकलती है, हमारी कुछ अपनी जो ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, हमारे सलाइवा के थ्रू निकलती है, हमारे स्वेट के थ्रू निकलती है, हमारे एक्सेल, जब हम एक्सेल करते हैं, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसके थ्रू भी निकलती है हमारी। तो बहुत हमारे टीयर्स के, इवन टीयर्स के थ्रू भी निकलती है हमारी जो ड्रग्स है, मेडिसिन्स है ना? तो बहुत सारे इसके भी एक्सक्रीशन के पाथवेज़ होते हैं, रूट्स रूट्स होते हैं, ठीक है? सेबेशियस ग्लैंड हमारे नोज़ के आस-पास प्रेज़ेंट होते हैं। आप नोज़ के कभी पास में देखना, वहाँ पे ना थोड़ा ना ऑयली-ऑयली होगा, है ना? वहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, जो हमारे जो माउथ को, जो हमारे फेस को अपना ड्राइनेस से बचाते हैं, ठीक है? स्क्लेटल सिस्टम, ये स्क्लेटल सिस्टम बोलते हैं हमारे सभी बोन्स का सिस्टम, मतलब कि जो हमारे बोन सिस्टम होते हैं ना, जितने हमारे बोन्स हैं, वो आपस में मिलके हमारे एक स्क्लेटल सिस्टम बनाते हैं। जैसे मेन ऑर्गन्स देख सकते हो, बोन्स, कार्टिलेज, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, मतलब यही है। द स्क्लेटल सिस्टम फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर बोन्स है, वो हमारे को एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, हमारे को एक ढांचा दे रहे हैं, हमारे को एक शेप प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, अगर हमारी ह्यूमन बॉडी में अगर बोन्स ही नहीं होंगी, तो हमारी ह्यूमन बॉडी कैसी होगी? एक जेली लाइक होगी, क्योंकि हमारे में तो बोन्स ही नहीं होंगी, हम एक अमीबा की तरह दिखेंगे। तो बेसिकली जो हमारे को ये स्क्लेटल सिस्टम है, हमारे को एक फ्रेमवर्क दे रहा है। अब जी कार्टिलेज क्या करता है? देखो, आपने कहीं भी सुना होगा कार्टिलेज हमारे को फ्रिक्शन से बचाता है, बट कैसे? जैसे आपने कभी सुना है, जो अपना ओल्ड एज पीपल्स होते हैं, उनके नी में बहुत पेन होता है। क्यों पेन होता है? देखो, नी में ना हमारा जो फीमर बोन होता है ना, हमारा जो थाइस में प्रेजेंट होता है फीमर बोन, उसके नीचे, मतलब कि जो नीचे वाले पार्ट होता है, जो नीज के नीचे होता है, वहाँ पे हमारे 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, टिबिया एंड फिबुला, ठीक है? अब उन दोनों, जो हमारी फीमर है और जो अपनी टिबिया फिबुला है, ये आपस में जुड़ के हमारी नी बना रही है, ठीक है? बट ध्यान से देखो, अगर हम मूवमेंट करेंगे तो वो आपस में फ्रिक्शन नहीं होगी उन सभी बोन्स में। तो उस फ्रिक्शन को बचाने के लिए वहाँ पे हमारा एक कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज एज़ अ समझ सकते हो, एक गद्दी कह सकते हो, सॉफ्ट कुशन कह सकते हो, जो उस फ्रिक्शन को बचाता है, और उसके आस-पास में साइनोवियल फ्लूइड होता है, ठीक है?
जो हमारे को फ्रीली मूवमेंट देता है, फ्रीली मूवमेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब जॉइंट्स तो बताने की जोड़ नहीं है कि दो हड्डियों का जोड़ है ना। उसके बाद है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या होता है, हमारी बोन्स को कंट्रोल करता है। मतलब कि समझो, हमारे जो नी होता है ना, जो नी है, जैसे मैंने अभी बताया, नी में बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं, जैसे एसीएल होता है, एमसीएल होता है, पीसीएल होता है। अब एसीएल क्या करता है, एसीएल हमारी जो फीमर बोन है और वो अपनी जो नीचे वाली दोनों बोन्स हैं उसको आगे जाने से रोकता है, नहीं तो हमारे समझो हम आगे जा रहे हैं, हमारी बोन ही बाहर निकल जाएगी, ठीक है। लिगामेंट सभी जॉइंट्स को आपस में बांध कर रखता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग bonds of connective tissue that connects the bones to bones and provides stability to joints। वही है, हमारे बोन्स को बांध के रखता है, ठीक है। ऐसा कैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम। द मस्कुलर सिस्टम हेल्प्स द बॉडी टू मूव, इट वर्क्स द बोन्स टू ब्रिंग आउट मूवमेंट। मतलब वही मूवमेंट वगैरह में हेल्प करता है, मेंटेन पोस्चर, प्रोड्यूस हीट। और जैसे यहाँ पर जैसे अलग अलग चीजें, जैसे मैंने आपको मस्कुलर सिस्टम बताया था, मस्कुलर टिश्यू बताया था, ये हमारे कुछ मसल्स हैं, ठीक है। जैसे स्केलेटल मसल है, ये हमारी अटैच होती है बोन्स के साथ, और ये वॉलंटरी मूवमेंट्स होती है, वॉलंटरी मूवमेंट्स करने में हेल्प करती है। वॉलंटरी मूवमेंट्स क्या आती हैं, देखो वॉलंटरी मूवमेंट्स वो होती हैं जो हम हमारे कंट्रोल में होती हैं। जैसे आप हाथ को उठा रहे हो, ये आपके कंट्रोल में है ना। और जैसे आपका जो हार्ट है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब आप सोचो कि मैं हार्ट को 10 सेकंड के लिए बंद कर लूं, नहीं कर सकते। बट आप सोचो कि मैं 10 मिनट तक हाथ ना उठाऊं, तो आप नहीं हाथ उठाओगे, है ना, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है। बट जो हार्ट है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब आप सोचो कि मतलब कि मैं सांस ना लूं, आप सांस को कंट्रोल कितना कर लोगे, 1 मिनट 2 मिनट, है ना। उसके बाद खुद ही आप सांस लेने शुरू कर जाओगे, क्योंकि आपका जो डायफ्राम है वो कंट्रैक्शन होने लग पड़ेगी उसकी, है ना। तो यही है कि जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती उसको हम जो हमारी चीजें कंट्रोल में नहीं होती उसको हम इनवॉलेंटरी कहते हैं, जो हमारी चीजें कंट्रोल में होती है उसको हम वॉलंटरी कहते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे स्टमक इंटेस्टाइन में। स्मूथ मसल्स हमारे स्टमक में प्रेटर सेल्स होते हैं उसके अंदर, जो हमारे एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कार्डियो मसल जो हमारे टिश्यू अपने हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे को कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करते हैं। टेंडन्स क्या होते हैं, जो अपने बोन्स और मसल्स को अटैच करने में हेल्प करते हैं। अब जैसे आपकी जो बोन्स है उसके साथ हर जगह बोन्स के ऊपर मसल है ना। अब वो मसल किसके साथ अटैच है, वो टेंडन के थ्रू अटैच है, ठीक है। अभी पता लगा आपको मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, ये हमारे को मूवमेंट के बारे में हेल्प करता है, पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है। प्रोड्यूस हीट कैसे करता है, देखो जब कॉन्ट्रेक्शन होती है ना किसी भी मसल की, वहां से सेक निकलता है। कभी आप ध्यान से देखना, आप बहुत जोर से भागो भागो, ठीक है, भागने के बाद आप रिलैक्स करो, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखना वहां से सेक निकल रहा होगा बॉडी से, क्योंकि आपके मसल्स है ना उसके अंदर ना एक्टिन मायोसिन होते हैं, ठीक है। जो वो ना कैल्शियम को यूज करके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं, तो वो हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। वो आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद आता है अपना नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज द कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ बॉडी। इट रिसीव्स द इंफॉर्मेशन दैट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये वाला जो नर्वस सिस्टम है, ये हमारी कम्युनिकेशन, हमारी बॉडी कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। मतलब देखो, जब किसी समझो कि आप आपकी तरफ बॉल आ रही है, किसी ने बैट्समैन ने शॉट मारा, आपकी तरफ बॉल आ रही है, या फिर आप क्या करोगे, आप उससे बचने के लिए अपना हाथ आगे करोगे। कैच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, समझो कि आप अपना हाथ आगे करोगे, किसी ने बॉल मारी आपकी तरफ, ठीक है, आपने एकदम से हाथ आगे कर लिया। आपको कैसे पता लगा कि आपको हाथ ही आगे करना है या फिर आपको साइड हटना है, क्योंकि आपकी बॉडी ने उस चीज को समझो, मतलब कि आपकी बॉडी ने एक इंफॉर्मेशन भेजी, एक इम्पल्स भेजा एक अपने ब्रेन को कि देख मेरी तरफ बॉल आ रहा है, मैं क्या करूं। फिर आपके ब्रेन ने एक इम्पल्स भेजा कि तू हट जा या फिर तू आगे हाथ कर ले। तो इसका हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, कि मतलब कि किसी चीज के अगेंस्ट रिएक्ट करना। अब देखो जो हमारा जो इंफॉर्मेशन है, जो आपकी तरफ बॉल आ रही है, आपकी जो बॉडी ने इंफॉर्मेशन भेजा अपने ब्रेन को, किसके थ्रू भेजा, एक न्यूरॉन्स के थ्रू इंपल्स जनरेट किया, जो न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रेवल होकर अपना ब्रेन को गया। अब न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स के अंदर हमारे बहुत पार्ट्स होते हैं, अपने होते हैं उसके अंदर, अपने होते हैं डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सोन्स होते हैं, एक्सोन टर्मिनल्स होते हैं, जिसके थ्रू हमारे इंपल्स जाते हैं ब्रेन तक। फिर इंपल्स जो ब्रेन के पास पहुंच के फिर वहां से इंपल्स कैरी करके आते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स के पास, जो जिसका जो काम है। समझो कि आपको हाथ के पास है इंपल्स, अब हाथ आगे कर ले, तू ना एकदम से आगे हाथ कर लिया, ठीक है, कि बॉल तेरे ना बजे या फिर तू साइड हट गया। तो ये हमारे कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है नर्वस सिस्टम। आपको मैं इससे भी एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि जैसे आप चल रहे हो, ठीक है, आप चल रहे हो, एकदम से आपके आगे गाड़ी आ गई, तो आप एकदम से रुक गए। अब समझो कि आप कैसे रुक गए, एकदम से कैसे रुक गए। देखो आपके बॉडी ने रिएक्ट किया कि मेरे सामने डेंजर है, गाड़ी आ रही है, मुझे रुकना है, तो ब्रेन को मैसेज गया, ब्रेन ने उसी वक्त 0 - 0 - 0 - 0 1 सेकंड में रिएक्ट करना होता है उसको, मतलब बहुत ही किचन कह सकते हैं ना, एकदम से ही आपने रिएक्ट किया, उसने बोला रुक जा तू, वैसे तुम रुके, है ना। तो इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम, कि हमारी बॉडी कैसे कम्युनिकेट करती है, ये नर्वस सिस्टम के थ्रू कम्युनिकेट करती है। कैसे, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, नर्व्स में हमारे न्यूरॉन्स आते हैं, आपको पता ही होगा नर्व्स क्या होते हैं, हाँ न्यूरॉन्स करते हैं।
और न्यूरॉन्स के मैंने आपको पार्ट्स बता दिए हैं। अगर आपको डीप में पढ़ना है तो मैंने इस पे भी शायद वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई है, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, ब्रेन क्या होता है, हमारा कंट्रोल सेंटर, जिसके अंदर हमारे जो सीटीजेड सेंटर होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, अपना पोन्टाइन रीजन होता है ना, बहुत सारे अपने रीजन होते हैं जो हमारे ब्रेन कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड ये भी हमारा कंट्रोल करता है। अगर आपने कभी सुना हो कि जो हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं, है ना, उसके पास से हमारे ना स्पाइनल नर्व्स होते हैं, क्रेनियल नर्व्स भी कहते हैं जिसको, है ना, वो बहुत छोटे छोटे, बहुत हेयर लाइक, हेयर से भी पतले होते हैं वो नर्व्स, जो हमारी बॉडी को, सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कभी आपने सुना हो कभी किसी के स्पाइन में जोर से झटका लग जाए तो उसको शायद अपने वो पैरालाइज वगैरह होता है ना, कभी मे भी आपने केस सुना हो, नहीं सुना हो, है ना। तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन होता है, ये आपस में पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं नर्व्स के थ्रू। ठीक है, इसके कंट्रोल द कोऑर्डिनेशन और बॉडी एक्टिविटीज आप पढ़ सकते हो, इजी पढ़ेंगे, देखो इसमें कुछ नहीं बता सकता। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, देखो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमारे वो ग्लैंड्स आते हैं जो एंडोक्राइन, जो समझो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर वो ग्लैंड्स आते हैं जो अपने हॉर्मोन्स डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज करते हैं। मतलब एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स दैट सेक्रेट्स हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड, मतलब कि डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज करते हैं। दीज हॉर्मोन्स कंट्रोल ग्रोथ मेटाबॉलिज्म, ये अपनी चीजें कंट्रोल करता है। अब देखो, जो मैंने ना एक वीडियो बना के डाली हुई है पिट्यूटरी हॉर्मोन्स के ऊपर, कि एक पिट्यूटरी हार्मोन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, सॉरी, उसके दो लोब्स होते हैं। आपको मैं इससे पहले बताता हूँ, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसके दो लोब्स होते हैं, एक एंटीरियर लोब होता है, एक पोस्टीरियर लोब होता है। जो एंटीरियर लोब है उससे, उसमें से अपने थायराइड ग्लैंड, वो हमारा जो एंटीरियर लोब होता है वो ना हमारे डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से ग्लैंड कंट्रोल करते हैं? थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैनक्रियास, पीनल ग्लैंड, ओवरीज, ये सब हमारा एंटीरियर लोब कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। और जो पोस्टीरियर ग्लैंड है वो हमारा दो हार्मोन रिलीज करता है। कौन कौन से? एक रिलीज करता है अपना एडीएच, एंटी डायरोटिक हार्मोन, और एक अपना रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन, है ना। तो इन चीजों को वो कंट्रोल करता है पोस्टीरियर, और एंटीरियर अपना इन सब को कंट्रोल करता है। मतलब कि इनको कंट्रोल करने का मतलब कि ये जो हमारा जो अपना ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये एक ऐसा हार्मोन रिलीज करेगा, ऐसा हार्मोन रिलीज करेगा जो इनको बोलेगा तुम रिलीज कर, मतलब कि समझो, एक वो उसने रिलीज किया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज किया टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा और उसको बोलेगा तू अब अपना रिलीज कर हार्मोन। जो इसका इसका हार्मोन क्या है, इसका हार्मोन आपको शायद पता हो, इसका हार्मोन अपना जैसे आपका T3 T4 होता है। ठीक है, ये फिर आगे रिलीज करेगा T3 T4। ठीक है, जो हमारा आगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। फिर आपने जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक और मैसेज भेजेगा ACTH को, एड्रेनो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज कर, एड्रेनो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करेगा, जो एड्रेनल ग्लैंड के पास जाएगा और बोलेगा तू अपने कोर्टिसोल एड्रेनल वगैरह रिलीज कर। अब कोर्टिसोल क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, ये हमारे मिनरलोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स वगैरह आते हैं, एल्डोस्टेरोन वगैरह। एड्रेनल हमारे और भी हार्मोन रिलीज करता है, ये हमारे ना मोस्टली ये अपने कैटेकोलमीन्स रिलीज करता है, जैसे डोपामीन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये ना, इसको छोड़ो आप, ये जितना भी टॉपिक है ना, ये मैंने एक अलग वीडियो सेपरेट बनाई हुई है पिट्यूटरी ग्लैंड पे, आप देख सकते हो, बहुत डीप में समझाया मैंने, बहुत डीप में। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम में ये होते हैं कि वो उन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती हैं जो अपने हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं। ठीक है, हमारे एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं जो ब्लड में डायरेक्टली नहीं रिलीज करते हैं। ठीक है, वो हमारे सीधा ब्लड के बाहर रिलीज करते हैं। समझ लो कि जैसे हमारे एसिटाइलकोलिन वगैरह हो गए, ये ब्लड में नहीं रिलीज होते, ये हमारे रिलीज होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की तरह, और सीधा डेंड्राइट्स के ऊपर बैठते हैं। ठीक है, तो ये आप कुछ इसके एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ सकते हो, इसके फंक्शन देख सकते हो। ठीक है, अब है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि हार्ट और ब्लड कंट्रोल करता है सभी। आर्टरीज को क्या होते हैं, वेन्स क्या होते हैं, आर्टरीज हमारे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, बस एक ही आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, उसका नाम होगा आपका शायद पल्मोनरी आर्टरी, आपने सुना भी होगा, वो ही हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। बाकी जितनी सभी आर्टरीज हैं वो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड ही कैरी करती हैं। ठीक है, मतलब उनके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड ही होता है। और जो वीन्स होती है हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बस एक ही वीन है जो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, उसका नाम है पल्मोनरी वीन। ठीक है, ये मैंने एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ाया हुआ है, बनाया हुआ है, उस पर वीडियो आप उसमें देख सकते हो इसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऊपर। ठीक है, द रिस्पायरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। आपको पता ही है, जैसे हमारा जब लंग्स है, या लंग्स के अंदर हमारे एल्वेओलिज होते हैं, जहाँ पे जो उसका मेन कह सकते हैं मेन बंदा है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। अब देखो, जो हमारे को पता है, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर, उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है अपने काम करने के लिए। ठीक है, तो अब समझो, जो मेरा ब्लड है उसने ऑक्सीजन सभी ऑर्गन्स को पहुंचा दिया, अब फिर से उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो फिर मतलब क्या होता है ना, आपको मैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपने पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। देखो, हमारे हार्ट के ना चार चैम्बर होते हैं, आप शुरू से समझो, एक हमारे हार्ट के चार चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम,
लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। जब हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, मतलब कि जब ऑक्सीजन जिस ब्लड में नहीं होता है, वो हमारा आता है सीधा सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू हमारे राइट एट्रियम में, ठीक है। अब राइट एट्रियम में जब ब्लड आता है, फिर हमारे जाता है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, तब ये जाता है सीधा हमारे लंग्स में, ठीक है। लंग्स में फिर क्या होता है कि वो ऑक्सीजन अपन जो ब्लड होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन लेता है अपना लंग्स से, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है लंग्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर जो अपना लंग्स से अपना जो ब्लड आता है, मतलब कि जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, मतलब कि जब उसने ऑक्सीजन जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो चुकी है लंग्स में, ठीक है, उसके बाद जो ब्लड आएगा वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसने ऑक्सीजन ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया लंग्स को, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो वो ब्लड है वो सीधा हमारा आएगा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर वो हमारा जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद हमारा एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में स्प्रेड होगा, ठीक है। तो वैसे रिस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा लंग्स होता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। द रिस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इट टेक्स इस ऑक्सीजन फ्रॉम द बॉडी एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। मतलब वही है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करता है और ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, मतलब यही बात है। अब जो ऑर्गन्स है जो रिस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं, वो है नोज है, जो फ़िल्टर आउट करता है एयर को, मतलब कोई डस्ट वगैरह ना जाए। ट्रैकिया है, जिसके थ्रू हमारे लंग्स तक ब्लड जाती है, उसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। जो ट्रैकिया है, वो आगे जाके स्प्रेड हो जाती है, जिसको हम ब्रोंकियस भी कहते हैं, ठीक है। अब जो लंग्स है, वहाँ पे अपना एल्वेओली होती है, जहाँ पे एल्वेओली के अंदर क्यों हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ होती हैं? क्योंकि एल्वेओली ना बहुत स्मॉल-स्मॉल उसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है एल्वेओली का, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ईज़िली होता है। मतलब पता है ना, जहाँ पे ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, वहाँ पे ज़्यादा काम हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा एरिया होगा तो वहाँ पे खुले-डुले के काम कर सकते हैं ना, तो एल्वेओलिस में ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो एल्वेओलिस क्या है ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम भी 2 तरह से काम करता है, एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो मतलब कि साँस को छोड़ रहा है, रिलैक्सेशन होगा तो साँस को ले रहा है, ठीक है। ऐसा होता है कि रिस्पिरेटरी सिस्टम हमारे को साँस लेने में मदद करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हार्ट से ब्लड आता है, फिर ऑक्सीजन समझो कि लंग्स है उसको ऑक्सीजन दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर निकाल देगा। फिर अपना ब्लड अपना लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, उसके थ्रू पूरा बॉडी में जाएगा, ठीक है। आपको सुन सकते हो उसमें। अब डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपको बस थ्योरी लिखना है इसमें, ठीक है। आपको थ्योरी इजी बनेगा, आप पढ़ोगे आपको खुद याद हो जाएगा। इसमें क्या लिख सकते हो ना, यही थ्योरी लिखनी है, आपको समझ होना चाहिए, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे आपको मैंने बता ही दिया कि हम खाना खाएंगे, माउथ च्यू करने में हेल्प करेगा। इसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, जिसको थ्रू स्टमक में जाएगा, वहाँ पे अपने गैस्ट्रिक जूस वगैरह निकलेंगे जो उसके डिसइंटीग्रेशन करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, है ना, वही चीज होगी। अब यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए। मतलब कि आपको पता है जैसे यूरिनरी सिस्टम में हमारा किडनी होता है, जो मेन ऑर्गन होता है। अब किडनी किससे बना होता है, किडनी का पता है आपको बेसिक यूनिट क्या होता है, उसका होता है यूनिट हमारा नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन के अंदर हमारे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, उसके बाद हमारा डीसीटी, पीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, लूप ऑफ हैनले, ये सब होता है जो हमारे ब्लड को फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। मतलब कि बेसिकली जब हमारा ब्लड आता है वो हमारे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में आता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट एक पार्ट होता है उसके अंदर आता है, वहाँ पे ब्लड अपना प्यूरिफाई होता है, मतलब कि समझ लो कि फिल्टर होता है। उसके बाद ब्लड फिर से हमारी बॉडी में रेगुलेट करने के लिए चल जाता है, ठीक है। जो उसका टॉक्सिन मटेरियल्स होता है वो हमारा ये नेफ्रॉन के थ्रू, कलेक्टिव डक्ट के थ्रू बॉडी में से निकल जाता है यूरिन के थ्रू, ठीक है। तो बेसिकली जो कभी आपने जैसे किडनी टेस्टिंग वगैरह भी करवाई होगी या फिर कभी रिपोर्ट देखी होगी उसकी, उस पे हमारा हमेशा जीएफआर रेट चेक किया जाता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, कि कितना है, मतलब कि ये हमेशा हमारा 120 से अबव होना चाहिए, वैसे 165 170 होना चाहिए, अच्छा होता है ना। तो मतलब कि हमारी जो किडनी फंक्शन अच्छा है, मतलब काम अच्छे से कर रही है हमारी किडनी, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द ब्लड एंड रिमूविंग वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, जैसे बताया आपको मैं। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अब यहाँ पे लिखा है इट आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। देखो हमारे जो डीसीटी पीसीटी होते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे ड्रग्स, मतलब यहाँ पे ना बहुत सारे आयंस की ना रीअब्जॉर्प्शन भी होती है, जैसे सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम की। अगर हमारी बॉडी में इन सब की डेफिशिएंसी होगी तो इन सबको रीअब्जॉर्ब करके हमारी डेफिशिएंसी को न्यूट्रलाइज कर देगा हमारी बॉडी में, ठीक है। तो आप वैसे किडनी में पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा, आप इतना याद रखो। जैसे मैंने एक डायरोटिक्स बनाया हुआ है लेक्चर, डायरोटिक्स, उसमें मैंने किडनी का फंक्शन अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। डायरोटिक्स आप देख सकते हो, अगर आपको नॉलेज देना है, देखो ये जो अगर आपको कंसेप्ट लिखना है, मतलब समझ लो कि आपको बस एग्जाम में पेपर देने लायक पढ़ना है, तो ये नोट्स आप चाहे ऐसे ही रीड करके ऐसे ही लिख के चले जाओ, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बट अगर आपको नॉलेज लेना है, मतलब आपको डिटेल में पढ़ना है कि एक्चुअल में होता है क्या, अगर आपको इंटरेस्ट है, तो जो जो टॉपिक्स कह रहा हूँ आप उसको एक बार जरूर देखिए, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, कम नहीं होगी, ठीक है।
अभी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? किडनी होता है जो हमारी फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। यूरेटर क्या होता है? यूरेटरस हमारा बेसिकली हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जो अपना यूरिन जाता है यो हमारा यूरेटरस के थ्रू जाता है, ठीक है। अब यूरेथ्रा क्या है? जिससे बाहर निकलता है, ठीक है। अब हमारा बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तो बताने की लोड़ नहीं है ना, जो हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। हमारे इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आता है? टेस्टिस और ओवरीज आता है। टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म प्रोड्यूस करता है। जो स्पर्म मतलब ये हमारे लेडिक सेल्स में बनते हैं। लेडिक सेल्स में भी हमारे एक होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्स, वहां पे हमारे टेस्टोन अपने वो स्पर्म सेल की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। एप्टेट में स्टोर में 14 स्पर्म, यहाँ पे हमारा स्टोरिंग होती है स्पर्म की, ठीक है। वास्ट डिफरेंसेस के थ्रू जाता है, तो ये आप खुद रीड कर सकते हो, इसमें मुझे इतना बताने की लोड़ नहीं है ना, ये आपने 12th में भी पढ़ाई होगा। ओवरीज जो ओवा प्रोड्यूस करता है, जिसको हम ओवम भी बोलते हैं, फीमेल एग है ना, जो हमारी फर्टिलाइजेशन होके अपना बेबी वगैरह बनाती है, फीटस बनाती है ना। तो ये तो बताने की लोड़ नहीं है ना। इसके बाद उसके हॉर्मोन्स हैं, ये भी देख लेना, ठीक है। हमारा टेस्टोन हार्मोन होता है अपना मेल का, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है हमारा फीमेल का। ये आपको बताइए है, जब हमारी एडोलेसेंस चल रहा होता है, इनकी प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, हमारे को ग्रोथ वगैरह के लिए हेल्प करते हैं। स्कैन टिश्यू फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेस्टोन। मसल ग्रोथ के लिए, बियर्ड्स के लिए है ना, हेयर्स वगैरह के लिए। और अपने फीमेल एस्ट्रोजन वगैरह अपने प्रेगनेंसी में भी हेल्प करते हैं। ये हमारे स्कैन सेक्सुअल फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोजेस्टेरोन ये भी हमारे प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम हमारा लास्ट सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे 7 नंबर लिखा है गलती से, यहाँ पे 11 नंबर है, ठीक है। मतलब कि ये 7 नंबर वाला ना, एक यहाँ पे नंबर रह गया, 11 10 9 है यहाँ पे। 10 9 यहाँ पे 10 नंबर रहेगा, तो आप लिख लेना भाई 10 ठीक है। वो गलती से मैंने यहाँ पर सैमसंग लिख दिया था। द लिम्फेटिक सिस्टम प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड रिटर्न एक्सेस फ्लूइड, मतलब ये हमारी बॉडी में ना बेसिकली फ्लूइड लेवल को मेंटेन रखता है। फ्लूइड लेवल को कैसे मेंटेन रखता है? देखो, हमारी बॉडी के अंदर ना बहुत सारा फ्लूइड होता है, कभी आप ध्यान से देखना। जैसे अभी आप मैं समझो, इतना ही समझो, डिटेल में मत जाओ। वैसे इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, बताऊं आपको, लिम्फेटिक सिस्टम पे भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है। आप उसको देखोगे आपको और थोड़ा अच्छे से पता लग जाएगा। यहाँ पे मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ। हमारे बेसिकली लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं, स्प्लीन होता है, थैमस होता है, जो हमारी बॉडी में जो ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से जैसे आपको पता है कभी शॉक लग जाता है किसी को, तो कहते हैं ना उसको पानी दो, ये दो, क्यों? क्योंकि उसमें ना हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। या फिर किसी एक्सीडेंट होता है तब भी ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, तो हम उसको ना बाहर से प्लाज्मा वगैरह देते हैं। तो बेसिकली आप इतना है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ये हमारी बॉडी में ना जो हमारे को ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। एंड रिटर्न एक्सेस टिश्यू टू ब्लड, ठीक है। मतलब कि जितना एक्सेस टिश्यू से जो एक्सेस टिश्यू में ब्लड अपना फ्लूइड प्रेजेंट होगा, उसको निकाल के अपना ब्लड में देते हैं, जिसके से ब्लड वॉल्यूम मेंटेन होता है। मतलब कि उसमें कह सकते हो नॉर्मल अपने जो भी नॉर्मल एमएल मूवल में आ जाएगा, ठीक है। मतलब नॉर्मल अपने तो कह सकते हैं उसको नॉर्मल, यार क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल वैल्यू में आ जाएगा, ठीक है। इट हेल्प्स इन मेंटेन इम्यूनिटी, फ्लूइड बैलेंस, वही चीज है, ठीक है। आप इसके देख सकते हो क्या क्या होते हैं। तो होमोस्टैटिस है, उसके बाद अपना बेसिक लाइफ प्रोसेस है, ये बेसिक अंदर है। तो ये अब नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ आपको, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है ना, तो ये बेसिक लाइफ प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। तो अगर आपको आज समझ आई हो थोड़ी भी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो बेसिकली लैब्स का हमारे केमिकल लेवल है, हाँ। उसके बाद सेलुलर लेवल है, फिर टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, हाँ। फिर एक हमारा जो कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बन जाता है। बॉडी सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा? इंटीग्युमेंट्री सिस्टम पढ़ा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा, लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा। उसके बाद हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा। और हमने क्या पढ़ा था? और हमने और क्या सिस्टम पढ़े इसके अंदर? लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ लिया, कार्डियोवास्कुलर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, है ना। तो हमारी 11 सिस्टम है, आप देख सकते हो। तो अगर आपको थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत ना भूलें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक